नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 3.1 पिछली वीडियो में हमने इसका पहला सवाल सॉल्व किया था और रैखिक समीकरण युग्म जो हमारा तीसरा चैप्टर है, हमने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे इन सभी के बेसिक्स के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल लगाएंगे। आज कौन सा सवाल लगाएंगे दोस्तों? आज हम सवाल लगाएंगे दूसरा, और दूसरे के बाद इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, आज हम उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ इसमें जो 3.1 जितनी पूरी अभ्यास है, इस प्रश्नावली को आज हम पूरा हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो हमारे सामने दूसरा सवाल है 3.1 का। क्या है दूसरे सवाल में क्या कहा गया है? दूसरे सवाल में कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। कितना है दोस्तों? 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। कितना है दोस्तों? 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, वो भी हमें किसकी सहायता से दोस्तों? ग्राफ की वजह से। कौन सी? ग्राफ की विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? रैखिक युग्म। यदि आप नहीं जानते हैं कि रैखिक युग्म क्या होता है या ग्राफ की विधि क्या होती है दोस्तों, तो आप इसकी पिछली वीडियो को देखिए। प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 1 है, उसमें मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या होते हैं रैखिक समीकरण और क्या होती है ग्राफ विधि। ठीक है दोस्तों, तो आप उससे आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम ये दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल मैंने लिख लिया है। उसमें कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दे दिया है 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य। क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, हमने मान लिया x रुपये। कितना है? x रुपये। माना एक पेंसिल, क्या दोस्तों? पेंसिल। माना एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपये, और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया दोस्तों क्या? y रुपये। क्या मान लिया? y रुपये। अब इसमें हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्नानुसार। दोस्तों प्रश्नानुसार हम क्या कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये। दोस्तों याद रखना कि पेंसिल और प्लस क्या है दोस्तों? हमारी कलम, यानी पेंसिल और कलम दोनों मिलाकर कितने रुपए में आ रहे हैं दोस्तों? 50 रुपये में। कितने रुपए में? 50 रुपये में। अब कितनी पेंसिल आ रही है दोस्तों? पेंसिल आ रही है 5। कितनी आ रही है दोस्तों? 5। तो हम x में गुणा कर देंगे 5 से। और यहाँ पर कलम, कितनी कलमें आ रही हैं 50 रुपये में? 7। तो इसमें हम गुणा करेंगे 7 से। तो ये दोस्तों हमारा समीकरण बन जाएगा 5x + के 7y बराबर में 50। तो ये हमारा क्या बन गया? एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ये बन गया हमारा समीकरण एक। क्या बन गया दोस्तों? समीकरण एक। अब इसमें हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार में क्या करना है दोस्तों? आगे सवाल में कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य दे रहे हैं 46 रुपये। क्या? तो हमें क्या करना है? पेंसिल और कलम दोनों कितने रुपए में आ रही हैं? 46 रुपये में। ठीक है दोस्तों, अब कितनी पेंसिल आ रही है? 7। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? x में 7 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे कितनी कलम आ रही है दोस्तों? 5। तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7x + के 5y बराबर कितना आएगा दोस्तों? 40। तो ये क्या हो गया? हमारा दूसरा रैखिक समीकरण युग्म। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। क्या बन गया दोस्तों? दूसरा समीकरण बन गया। अब इसके साथ हम इसके बाद क्या करना है दोस्तों? इसके बाद हमें एक लेना है ग्राफ का पेज। क्या लेना है? हम एक ग्राफ का पेज लेंगे और ये जो हमारे पास 2 समीकरण मिले हैं, इन समीकरण से क्या करेंगे दोस्तों? हम इनके बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक ग्राफ का पेज ले लिया है। अब इस ग्राफ पर क्या करना है दोस्तों? हमें x और y जो हमारे अक्ष होंगे उनके में निर्देशांक चाहिए हो कि नहीं चाहिए होंगे। तो उनके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? हम उनके लिए क्या करते हैं दोस्तों? समीकरणों के माध्यम से बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके रेखा की मदद से किस प्रकार के बिंदु निकालते हैं। तो मैंने बताया था, जैसे मान लो पहला हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों? हमारा समीकरण 1 है हमारा 5x + के 7y बराबर में 50। दोस्तों इससे हम क्या करेंगे? x y के निर्देशांक निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम? x और y में क्या करते हैं दोस्तों? हम 0 रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 0। एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं और एक बार हम
y बराबर 0 रखते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इसके समीकरण के निर्देशांक निकल आते हैं। तो हमारे पास जो रेखा है, जो पहला समीकरण है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा पहला समीकरण है इसमें हम x बराबर पहले 0 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं दोस्तों, पहले x बराबर 0। तो हमारे पास जो पहला समीकरण है, हमने समीकरण लिख लिया 5x प्लस के 7y बराबर में 50। कितना लिख लिया दोस्तों, 50। अब इसमें हमने x बराबर 0 रखा, तो हम क्या करेंगे 5 गुना 0 प्लस के 7y बराबर में 50। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 5 गुना 0 में 0 हो जाएगा, 0 प्लस के 7y बराबर में 50। यानी दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, y बराबर ये आएगा 7y बराबर 50। और ये y बराबर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 50/7। क्या जाएगा दोस्तों, 50/7। तो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे, 0,50/7। क्योंकि x बराबर में 0 रखा तो y का मान कितने का आया, y का मान आया 50/7। ठीक है दोस्तों, इसका हम भाग करके भी दशमलव में भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरे इसी समीकरण में हम y बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इसी समीकरण में हमने रखा y बराबर 0, 5x प्लस के 7y बराबर 50। समीकरण लिख लिया। तो 5x प्लस 7y, y के यहाँ क्या रखा दोस्तों, हमने 0 रखा, यहाँ 0 से गुणा होगा, बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों, 50। यह आ जाएगा हमारा 5x प्लस के 0 बराबर में 50। तो ये 0 को जोड़ेंगे तो 5x का तो 5x ही रहेगा कि नहीं रहेगा, यह आएगा 50। अब 5 से कट जाएगा 10 बार में x से, x बराबर कितना है दोस्तों, 10। अब लिखना हमने x का मान कितने का है, 10, कॉमा, और y का मान क्या रखा था दोस्तों हमने, 0। तो 10,0। इसमें क्या निकला दोस्तों, x का मान 10। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने मान लिया बिंदु P, इसको मान लिया बिंदु Q। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 से ठीक है, निर्देशांक निकालें। समीकरण 2 क्या है हमारा, 7x प्लस के 5y बराबर में 46। तो इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्तों, x और y से निर्देशांक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और फिर y बराबर 0। तो पहले मैंने x बराबर 0 रखा समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमारा 7x प्लस के 5y बराबर में 46। तो x की वैल्यू हमने रखा 0, तो यह आएगा 7 × 0 प्लस के 5y बराबर में 46। ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस के 5y बराबर क्या आएगा दोस्तों, हमारा 46। इसको जोड़ेंगे तो वही का वही आएगा, 5y का 5y, ये आएगा 46। ठीक है, तो 5 गुणा कुछ अंतर भाग में जो आएगा 46/5। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आया हमारा, ये आ रहा है हमारा 46/5। कितना है दोस्तों, 5। ये संख्या होगा 0,46/5। ये हो गया P Q, इसको हमने मान लिया बिंदु R। क्या मान लिया, R। अब इसी समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। समीकरण 2 में हमने क्या किया, हमने समीकरण 2 में y बराबर रखा 0। क्या रखा दोस्तों, 0। तो 7x प्लस 5 गुना 0 बराबर में 46। ये आएगा हमारा कितना, 7x प्लस के 0 बराबर में 46। ये आएगा हमारा 7x बराबर 46। तो 7 गुणा कुछ अंतर भाग में जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 40/7। क्या आएगा दोस्तों, 40/7। इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे, इसके निर्देशांक निकलेगा हमारा 40/7, कॉमा y का मान क्या आया दोस्तों, 0। ये आया हमारा 40/7। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास से चारों निर्देशांक P Q R, इसको हमने मान लिया S बिंदु। क्या मान लिया, S बिंदु। तो इन सभी चारों निर्देशांकों को क्या करेंगे दोस्तों, हम ग्राफ पर रेखांकित करेंगे। उनकी मदद से हम क्या करेंगे दोस्तों, पेंसिल और कलम की कीमत जान लेंगे। दोस्तों मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। अब ग्राफ पेपर पर क्या करना है दोस्तों, मैं बिंदु लिख लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ दोस्तों, तो हमारे पास ये जो बिंदु निकले थे दोस्तों, इन बिंदु को क्या है दोस्तों, हमारे पास ये जो बिंदु हैं ये सही बटे में है। किसमें है दोस्तों, सही बटे में। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इनका इनमें भाग कर देंगे, तो इसे हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे। तो दोस्तों जब हम इसका पहला वाला जो बिंदु P था, क्योंकि इन्हें हम निर्देशांक पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन फिर परिमित संख्याओं को बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए हम सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इन्हें हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे। तो 7 का भाग जब हम 50 में करेंगे तो ये हमारा लगभग 7.14 के लगभग आएगा। और जब इस Q वाला, ये तो Q इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जब कहता हूँ रहने दो। ये जो हमारा R वाला निर्देशांक है, इसमें 0, ये जो है जब 46/5 लिखा, इसके अंदर हम भाग करेंगे तो ये 9.2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 9.2। जो S बिंदु है, S बिंदु को जब हम भाग करेंगे तो जब 7 का भाग 46 में करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये आएगा 6.57, 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इन्हें हम ग्राफ पर बता सकते हैं। इससे इन्हें इस रूप में लिखने से क्या होगा दोस्तों, अब सवाल हमारा सरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम ग्राफ पर अपने
निर्देशांकों को अंकित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक स्केल ले ली है। अब स्केल की मदद से मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये जो ग्राफ के जो पैराग्राफ हैं इन पर मैं लाइन खींच देता हूँ। क्या कर देता हूँ दोस्तों, लाइन खींच लेता हूँ। मैंने एक लाइन वाई एक्स पर खींच दी और एक लाइन में एक्स अक्ष पर खींच देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने एक लाइन एक्स अक्ष पर खींच ली और एक लाइन वाई एक्स पर खींच ली। आपको पता होगा ये हमारा होता है एक्स अक्ष। क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष। ये होता है हमारा एक्स डैश अक्ष। क्या होता है, एक्स डैश अक्ष। ये होता है हमारा वाई अक्ष। क्या होता है, ये होता है हमारा वाई अक्ष प्लस की दिशा में। ये होता है हमारा वाई डैश अक्ष। क्या होता है, ये होता है हमारा वाई डैश अक्ष। ये होता है हमारा माइनस की दिशा में। ये होता है प्लस की दिशा में। ये होता है हमारा माइनस की दिशा में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दोस्तों निर्देशांक क्या क्या है। हमारा जो पी निर्देशांक है, पी निर्देशांक है दोस्तों हमारा 0,7.14। तो आपको पता है ये चलता है एक्स अक्ष पर, ये चलता है किस पर चलता है, वाई अक्ष पर। तो पहला पी वाला जो बिंदु है 0,7.14। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारे पास निर्देशांक हमें उपस्थित हैं इन निर्देशांकों को क्या करेंगे दोस्तों, हम अब इन्हें अपने ग्राफ पर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला ग्राफ हमें क्या करना है दोस्तों, वाई अक्ष पर 7.14 देखना है। क्या करना है, 7.14। तो दोस्तों ये हमारे पास जो ग्राफ है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बिंदु। इसके जो ये जो पूरा वर्ग है, इस पूरे वर्ग के आधे भाग को मैं 1 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, आधे भाग को 1। इसको मैंने 1 लिख लिया, इसको मैंने 2 लिख लिया, इसको मैंने 3 लिखा, इसको मैंने 4 लिखा, इसको मैंने 5, इसको मैंने 6, इसको 5, इसको 6, इसको मैंने 7 लिखा, इसको मैंने 8 माना, इसको मैंने 9 माना और इसको मैंने 10, इसको मैंने 11, इसको मैंने 12। इसमें जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर है वो 10 है, तो सबसे ज़्यादा 10 मैंने ले लिया। इसी प्रकार मैं इस वाई एक्स पर भी मान लेता हूँ। मैंने इसको 1 माना, इसको मैंने 2, इसको मैंने 3, इसको मैंने 4, इसको मैंने 5 माना, इसको मैंने 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11, इसको मैंने 12 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप इस साइड बनाइए, एक्स डैश अक्ष बनाइए या नहीं बनाइए, क्योंकि हमें दोस्तों चारों जो निर्देशांक है चारों मान हमें पॉजिटिव यानी धन की दिशा में दे रहे हैं। तो ये भी धन की दिशा में है, ये भी धन की दिशा में। अब पहला वाला जो पी निर्देशांक था 0,7.14, तो सब में पहले हम वाई अक्ष पर देखें 7.14। तो ये हमारे पास है वाई अक्ष, इसमें 7 देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें लिखा है 7.14 यानी 7.1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी के आगे आएगा, इसके आगे 1 आएगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने बड़ी बिंदी बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे 7.1 आ जाएगा 8 और 7 के बीच में। ठीक है, अब दूसरा है क्यू वाला। क्यू वाला क्या है दोस्तों, एक्स अक्ष पर 10 है, वाई पर क्या है 0। तो एक्स अक्ष ये हमारा, एक्स अक्ष पे ये हमारा 10, ये हमारा 10 है और वाई पे क्या है 0, यानी ये मूल बिंदु है, यहाँ पे रहेगा ये तो बीच में। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो हमारे ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे दोस्तों, हम मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को अब हम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। क्या कर दिया, दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। अब इस रेखा का क्या नाम था, इस रेखा का नाम था हमारा 5x + 7y बराबर में 50। ये हमारी रेखा का नाम था। ठीक है, लिख दिया। अब आगे आइए, अब हमारा अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है हमारा 0,9.2। एक्स अक्ष पर 0, वाई पर 9.2। तो वाई पे हमें देखना है 9.2। ये हमारा 8 है, ये हमारा 9 है। तो अब 9 और 10 के बीच में आएगा 2, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आएगा हमारा 9.2। क्या आएगा दोस्तों, 9.2। और एस बिंदु क्या है हमारा, लिखा है 6.57 यानी 6.5 के लगभग। और वो भी कहाँ पे दिखना है, एक्स अक्ष पे। वाई पे क्या है 0। तो एक्स अक्ष पे देखेंगे 6.5 कहाँ है, ये हमारा, ये 5 है, ये 6। तो 7 और 6 के बीच में आएगा कितना, 6.5 यानी 6.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे दोस्तों, हम मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इस बिंदु और इस बिंदु को अब हम मिला देंगे। तो मैंने क्या किया, इस बिंदु को मैंने मिला दिया। क्या कर दिया दोस्तों,
मिला दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये जो बिंदु एक दूसरे काटते हैं वो क्या होता है, हमारा हल बिंदु होता है। क्या होता है दोस्तों, हल। ये क्या है दोस्तों हमारा, ये हमारा हल बिंदु है। हल बिंदु क्या है, अगर हम देखेंगे वाई एक्स पर तो ये 5 पर आ रहा, और इस साइड देखेंगे हम इसमें डॉट 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 डॉट, तो ये हमारा 3 पे आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है, और ये किस तक जा रहा है, ये हमारा 5 पे। तो इसके निशान कितना आएंगे दोस्तों, इसके निशान आएंगे दोस्तों 3,5। यही हमारा क्या है दोस्तों, हल बिंदु है। क्या है, हल बिंदु। हल बिंदु का मतलब है एक्स अक्ष पर क्या माना था दोस्तों हमने, एक्स अक्ष पर माना था हमने पेंसिलों की संख्या। तो पेंसिलों की संख्या दोस्तों कितनी आएगी, 3। कितनी आएगी, 3। और जो हमारे कलमों की संख्या थी, कलमों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 5 रुपये हो जाएगी, 3 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे पेंसिल, एक पेंसिल। क्या लिखेंगे दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य। क्या लिखेंगे दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा, एक पेंसिल का मूल्य आया 3 रुपये। कितना आया दोस्तों, 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य, क्या दोस्तों, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना आया दोस्तों, 5 रुपये। कितना आ रहा है दोस्तों, 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, आप चाहें तो ये हमारी दूसरी रेखा थी, दूसरी रेखा का हम चाहें तो नाम लिख सकते हैं। दूसरी रेखा क्या थी, दूसरी रेखा का नाम था हमारा 7x + 5y बराबर में 46। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम अगला प्रश्न लगाते हैं। यदि आपको कोई इसमें छोटी कोई चीज़ आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप दोबारा में आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब दूसरा सवाल लगाते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है हमारा, अगले सवाल में कहा गया है अनुपातों A/B1/B2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये बताना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस कंडीशन में रेखा एक समपाती होती है, समांतर होती है और प्रतिच्छेद होती है। तो हमारे पास पहला सवाल है, पहला रेखा का समीकरण क्या दे रहा है, 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण दे रहे हैं हमें 7x + 6y - 9 = 0। दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम कैसे पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों के अनुपात बराबर हैं तो क्या होती है दोस्तों, तो रेखा हमारी कैसी होती है, तो रेखा हमारी समपाती होती है। कैसी होती है दोस्तों, रेखा हमारी समपाती होती है। ठीक है दोस्तों, और जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो हमारी रेखा कैसी होती है, तो हमारी रेखा प्रतिच्छेद रेखा होती है। कैसी होती है, तो हमारी रेखा प्रतिच्छेद होती है। और तीसरी परिस्थिति हमने क्या बताई थी, तीसरी परिस्थिति बताई थी जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो मैंने बताई थी इस परिस्थिति में क्या होता है दोस्तों, तो हमारी रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। क्या होती है दोस्तों, समांतर होती है। अब यही हम A1/A2 के जो अनुपात होंगे उन्हीं की मदद से हम इस रेखा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए लगाते हैं सवाल। तो दोस्तों, जो हमारे पास पहला समीकरण है, पहले समीकरण के जो हमारे ये इसको मान लेते हैं हम पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण के जो गुणांक होते हैं अपने A1 B1 C1 बोलते हैं, और जो दूसरे समीकरण के गुणांक होते हैं अपने A2 B2 और C2 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे पहले समीकरण गुणांक, पहले समीकरण गुणांक यानी A1 की वैल्यू कितनी दे रहा है दोस्तों, 5। क्या दे रहा है, 5। और B1 का गुणांक कितना दे रहा है, B1 गुणांक दे रहा है -4। ठीक है दोस्तों, और C1 का गुणांक कितना दे रहा है दोस्तों हमारे पास 8। कितने दे रहा है, 8। अब दूसरे समीकरण में जो पहला है उसको क्या बोल देंगे, A2 का गुणांक दे रहे हैं 7। क्या दे रहा है, 7। और B2 गुणांक कितना दे रहे हैं, B2 गुणांक दे रहे हैं दोस्तों हमारे पास 6। क्या दे रहा है दोस्तों, 6, कॉमा। और C2 गुणांक क्या दे रहा है दोस्तों, -9। क्या दे रहा है, -9। अब हमारे पास ये जो A1/A2 और B1/B2 से तुलना करके बताना है, तो यही कंडीशन हम इसमें रख देंगे। अब A1 यहाँ पर रखेंगे हम A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अब इनके जो गुणांक हैं हम गुणांकों को रख लेते हैं। तो A1 का गुणांक दे रहा है 5/7 बराबर
b1 की वैल्यू कितनी दे रहा है -4/6 बराबर 8/-9। तो हम देख सकते हैं कि ये दे रहा है हमारा 5/7, दे रहा है हमारा 4/6। अगर हम इसे काटते भी हैं 4 एकम 4 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये हमारे गुणांक निकलेंगे 5/7 बराबर -2/3। अब यही गुणांक हमारा बराबर नहीं है तो तीसरे समय कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमारा क्या रहा दोस्तों, ये कौन सी कंडीशन बन रही है कि हमारी कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी दूसरी परिस्थिति बन रही है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारी रेखा कैसी होगी दोस्तों, तो हमारी रेखा होगी प्रतिच्छेद रेखा होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा। मैं यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रेखा प्रतिच्छेद रेखा होगी। क्या लिखेंगे, अतः यह रेखा प्रतिच्छेद रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा। तो दूसरा समीकरण क्या दे रहे हैं, दूसरे सवाल की समीकरण रेखा क्या दे रहे हैं, 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। इसे हम लिख लेते हैं। सवाल को मैंने लिख लिया है। सवाल को लिखने के बाद देखो इसकी क्या रहेगा, जो हमारा इसको मान लिया पहला समीकरण, इसको मान लिया दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण क्या दे रहेंगे, a1 की वैल्यू कितनी दे रहा है 9, और b1 की वैल्यू कितनी दे रहा है दोस्तों 3, c1 की वैल्यू कितनी दे रहा है दोस्तों 12, a2 की वैल्यू कितनी दे रहा है दोस्तों 18, p2 की वैल्यू कितनी दे रहा है दोस्तों 6, c2 की वैल्यू कितनी दे रहा है दोस्तों 24। अब इन गुणांकों को रख देंगे हम इसी में a1/a2 यानी 9/18 बराबर b1/b2 यानी 3/6 बराबर c1/c2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 12/24। अब इन्हें हम अगर सरल करेंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक कटेगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हम देख सकते हैं कि तीनों जो अनुपात हैं वो आपस में कैसे आ रहे हैं दोस्तों, बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं दोस्तों, तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। अब तीनों अनुपात बराबर आए तो कौन सी परिस्थिति बन रही है दोस्तों, तो हमारी ये बन रही है पहली परिस्थिति। क्या बन रही है, पहली परिस्थिति। a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। जब तीनों गुणांक आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, जब तीनों अनुपात आपस में गुणांकों के जो है अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखा संपाती होगी। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः रेखा संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा होगी आंसर। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं हम तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल मैंने लिख लिया है। तीसरे सवाल में क्या है, तीसरा सवाल दे रहा है 6x माइनस कितनी 3y प्लस के 10 बराबर 0 और 2x माइनस के 9 प्लस के 9 बराबर में 0। ये y है माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। तो इसमें गुणांक क्या दे रहे हैं, तो इसमें लिख लेंगे a1 बराबर 6 दे रहे हैं, b1 बराबर -3 दिया है और c1 की वैल्यू 10 दिया है। क्या दिया है, 10। अब यहाँ पर लिखेंगे a2, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 के गुणांक को लिख लिया a1 b1 c1 और समीकरण 2 के गुणांकों को a2 की वैल्यू क्या दे रहा है 2 और b2 दोस्तों यहाँ b2 की वैल्यू क्या दे रहा है माइनस के y दे रहे हैं, कुछ नहीं दे तो क्या मान लेते हैं दोस्तों 1 मान लेंगे। इसका गुणांक क्या जाएगा, b2 का गुणांक माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब c2 गुणांक क्या दे रहा है 9, क्या दे रहा है 9। अब इन गुणांक को क्या करेंगे हम बटे में रखेंगे, क्या करेंगे बटे में। अब इन अनुपातों को बटे में रखेंगे क्या आएगा 9 6/2 बराबर में माइनस के 3/-1 बराबर 10/9। क्या आएगा दोस्तों 10/9। अगर हम इन्हें सरल करते हैं तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का भाग 3 हो गया, क्या करेंगे वो 3 ही आएगा। तो यार ये हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये हमारा 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। क्या रहा है 10/9। तो हमारे पास ये कौन सी कंडीशन बन रही है, तो हमारे पास ये तीसरी परिस्थिति बन रही है। कौन सी बन रही है, तीसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति में क्या था a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होता किसके c1/c2 के। तो ये हमारी क्या हो रही है दोस्तों, तीसरी परिस्थिति बन रही है। क्या बन रही है, तीसरी परिस्थिति। जब इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी कि दो a1/a2 बराबर हो गए b1/b2 को, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है क्या दोस्तों, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो क्या बताया था मैंने, रेखा समांतर होती है। तो यहाँ पर क्या लिखनी है दोस्तों, अतः रेखा समांतर रेखा हो। क्या लिखेंगे, अतः रेखा समांतर रेखा होगी। क्या होगी, समांतर रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, आंसर। अब लगाते हैं हम तीसरा प्रश्न। इसका तीसरा सवाल क्या है, इसके तीसरे सवाल में कहा गया है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पहला सवाल दे रहे हैं 3x प्लस के 2y बराबर में 5 और
2x माइनस के 3y बराबर में 7। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं संगत और असंगत की। तो बहुत ही सरल है, जैसे हमने अभी किए थे उन्हीं जैसे करना है, उन्हीं के जैसे हल करना है। तो मैंने सवाल लिख लिया है। अब पहले सवाल में हमारे पास समीकरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, समीकरण दे रहे हैं। अब बात आती है संगत कब होता है, अब बात आती है संगत और असंगत की, और असंगत किसकी आती है, असंगत। अब संगत और असंगत क्या होता है, ठीक है दोस्तों, अब हमें इसे भी जानना है। तो दोस्तों जब दो यानी कहेंगे मतलब जब रेखा का हल हो, क्या हो, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तब क्या होगा दोस्तों, हमारा संगत होगा। और जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब भी क्या होगा दोस्तों, हमारा संगत होगा। अब असंगत कब होगा, असंगत होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ठीक है दोस्तों, यानी जब रेखा प्रतिच्छेद होगी और संपाती होगी, जब रेखा प्रतिच्छेद हो और संपाती हो, ठीक है दोस्तों, जब रेखा प्रतिच्छेद और संपाती हो तब तो हमारा संगत होगा। और जब रेखा हमारी समांतर होगी, कैसी होगी दोस्तों, जब रेखा हमारी समांतर हो, कैसी हो दोस्तों, जब रेखा हमारी समांतर हो तब असंगत होगा। ठीक है दोस्तों। और जब हमारी रेखा कैसी हो, जब हमारी रेखा प्रतिच्छेद हो या संपाती हो, कैसी हो, या संपाती हो। जब रेखा प्रतिच्छेद या संपाती हो उस परिस्थिति में क्या होगी दोस्तों, रेखा हमारा संगत होगा रेखीय समीकरण युग्म। और जब रेखा हमारी समांतर होगी तो रेखीय समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें यही निकालना है, इसी को निकालेंगे। तो हम इसको पहला समीकरण है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इसे सही रूप में लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, 3x प्लस के 2y, अब ये 5 प्लस का ऐसे डायरेक्ट किसका होगा, माइनस का, बराबर में 0 इसे मान लेंगे समीकरण है। ये क्या दे रहे हैं, ये 2x माइनस के 3y, ये प्लस का 7 है, सेट आएगा माइनस के 7 बराबर में 0, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम दोस्तों इनके गुणांकों को लिख लेंगे। तो पहला समीकरण है, तो इसका a1 कितना आया, 3, ठीक है दोस्तों, और b1 कितना आया, इसका 2, और c1 कितना आया दोस्तों, इसका माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, अब इसकी गुणांक देखेंगे। तो दूसरे समीकरण के क्या दे रहा है, a2 गुणांक दे रहा है 2, और b2 का गुणांक कितना दे रहा है दोस्तों, b2 गुणांक दे रहा है माइनस का 3, और C2 गुणांक क्या दे रहा है दोस्तों, माइनस का 7, क्या दे रहा है, माइनस का 7। अब इनके गुणांक को क्या करेंगे दोस्तों, बटे के रूप में लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे। तो a1 का अनुपात कितना दे रहा है, 3, a2 का अनुपात कितना दे रहा है दोस्तों, 2 बराबर, b1 का अनुपात कितना दे रहा है, 2, b2 का अनुपात कितना दे रहा है दोस्तों, माइनस का 3, कितना दे रहा है, माइनस का 3, और c1 का अनुपात कितना दे रहा है, माइनस का 5, और c2 का अनुपात कितना दे रहा है, माइनस का 7। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, ये आ रहा हमारा 2/3, ये आ रहा हमारा ये आ रहा 3/2, और ये आ रहा हमारा 2/3। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा a1/a2 अपना हमारा जो आ रहा है अनुपात, यानी 3/2, 3/2 बराबर 2/3 हमारा है, नहीं है, तो ये कैसा है, डज नॉट इक्वल टू, कैसा है दोस्तों, ये हमारा डज नॉट इक्वल टू, यानी हमारी परिस्थिति बन रही है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है दोस्तों, ये हमारी रेखा कैसी होती है, हमारी रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेद होती है, कैसी होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। अब प्रतिच्छेद होता है, उन्होंने पूछा है कि संगत है या असंगत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः युग्म, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः युग्म संगत होगा, क्या लिखेंगे, अतः युग्म संगत होगा। तो नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, संगत क्यों होगा हमने बता ही था यहाँ पे, जब प्रतिच्छेद हो रेखा और कैसी हो, संपात की, तो हमारे कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे हम दोस्तों, इसे सही रूप में लिख लेंगे। 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर में 0, इसे मान लिया समीकरण 1। तो ये जो हमारा क्या है जो समीकरण 4x माइनस के 6y, ये प्लस करना है, इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर में 0, इसको मान लिया हमने समीकरण 2। इसके हम गुणांक लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको हम डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होगा, a1 का अनुपात क्या दे रहा है दोस्तों, 2 बटा b1 का अनुपात कितना दे रहा है, a1 का अनुपात a2 का अनुपात कितना दे रहा है, 4 बराबर, b1 का अनुपात माइनस का 3, b2 का अनुपात कितना दे रहा है, माइनस का 6 बराबर, और c1 का अनुपात माइनस के 8, c2 का अनुपात कितना दे रहा है, माइनस का 9। अब हमें देखते हैं, अगर हमें सरल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास अनुपात कितना आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2,
और ये बराबर 8/9। तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू किसकी है, C1/C2 के। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है, किस प्रकार की हमारी परिस्थिति बन रही है, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू क्या है कि दोस्तों C1/C2 के। तो रेखा कैसी होती है, तो हमारी रेखा होती है समांतर। कैसी होती है, रेखा होती है हमारी समांतर। समांतर रेखा कैसी होती है, समांतर रेखा होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे अतः। अतः रेखे के युग्म, क्या लिखेंगे, अतः रेखे के युग्म असंगत होगा। कैसा होगा दोस्तों, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा इतना आंसर। अब तीसरा सवाल दोस्तों, तीसरा सवाल हमने लिख लिया है। अब तीसरे सवाल में क्या है दोस्तों, 3/2x प्लस के 5/3y बराबर में 7 है। अब इसे में क्या करना दोस्तों, सही रूम में लिखना पड़ेगा। सही रूम के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, में इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 और 3 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 6। अब 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, 2 3 या 6, तो 3 3 या कितना आएगा दोस्तों 9x प्लस 3 का डिवाइड होगा 6 में, तो 3 2 या 6, यानी 3 का भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6 और 2 गुणा होगा 5, 5 दूनी 10y, कितना आएगा 10y बराबर में 7। इसके बटे में एक मार के हम कर देंगे कैंची गुणा। तो इसमें हम जब कैंची गुणा करेंगे तो एक का गुणा होगा यहाँ पे, तो एक कितना आ जाएगा, यह आएगा हमारा 9x प्लस के 10y, तो बराबर कितना आएगा 6 7 42। ठीक है दोस्तों। अब ये 42 प्लस कैसे लाएंगे, इससे हो जाएगा माइनस का, तो 9x प्लस के 10y माइनस के 42 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों। और ये 14 प्लस के साइड है, इसको भी सही रूप में लिखेंगे, कितना आएगा 9x माइनस के 10y, ये किसका 14 है, प्लस का साइड आएगा माइनस के 14 बराबर में 0। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे हम दोस्तों, गुणांक लिख लेंगे। इनके गुणांक क्या आएगा, A1 का गुणांक कितना है दोस्तों 9, B1 का गुणांक कितना है 10, C1 का गुणांक कितना है दोस्तों माइनस का 42, इसका A2 दूसरे समीकरण का A2 क्या दे रहा है 9, और B2 का गुणांक क्या दे रहा है माइनस का 10, क्या दे रहा है माइनस का 10, और C2 का गुणांक क्या दे रहा है दोस्तों माइनस का 14, क्या दे रहा है दोस्तों माइनस का 14। अब हम इन गुणांकों को लिख लेंगे, इन गुणांकों को लिखेंगे हम अनुपात में। ये आएगा 9/9, A1/A2 बराबर B1/B2 10 बटा माइनस के 10 बराबर माइनस का 42 बटा में माइनस के 14, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। हम देख सकते हैं कि ये से 9 से 9 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 14 कम 14, 14 तेरे 42। ये आएगा हमारा 1 बराबर -1, और ये आएगा माइनस के 3/1। तो हम देख सकते हैं कि A बराबर है, क्या है कि बराबर है -1 के, नहीं है, तो क्या आएगा दोस्तों A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें कंडीशन बन रही है हमारी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है किसके दोस्तों, B1/B2 के। और जब ये परिस्थिति होती है तो क्या होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। कैसी होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। और हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः युग्म। अतः युग्म कैसा होगा दोस्तों, अतः युग्म संगत होगा। कैसा होगा, अतः युग्म संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चौथा सवाल लगाएंगे हम। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस के 3y बराबर में 11 माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर में माइनस का 22। 11 माइनस का प्लस का सही लाएंगे, सही रूप में लिख लेंगे। तो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0, इसको मानने का समीकरण है। ये लिखा है माइनस के 10x प्लस के 6y, ये माइनस का 22 है, सेट आएगा प्लस का 22 हो जाएगा बराबर में 0। इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुपात को क्या करेंगे, बटे में रखेंगे। तो हमारे पास आएगा A1 की वैल्यू देगा 5 बटा इसकी वैल्यू भी देगा माइनस का 10 A2 बराबर B1 की वैल्यू माइनस के 3, B2 की वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों 6 बराबर C1 की वैल्यू कितनी दे रहा है दोस्तों माइनस के 11, और C2 की वैल्यू क्या दे रहा है दोस्तों 22, क्या दे रहे हैं 22। हम देख सकते हैं कि 5 एकम सरल हो रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। दोस्तों ये आ रहा है हमारा माइनस का 1/2 बराबर, ये भी हमारा माइनस का 1/2, ये भी हमारा माइनस का 1/2। दोस्तों इसमें क्या है, तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। क्या है दोस्तों, तीनों बराबर हैं। तो रेखा कैसी होगी दोस्तों, रेखा संपाती होगी। कैसी होगी दोस्तों, संपाती होगी। क्योंकि दोस्तों A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर C1/C2 के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे अतः युग्म संगत होगा। क्या लिखेंगे, अतः युग्म संगत होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हमें 4/3x प्लस के 2y बराबर में 8।
तो ये दे रहा है 2x प्लस के 3y बराबर है 12। ये सही बटे में है तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, सही रूप में लिखेंगे। तो 2y के बटे में एक मान का हम इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 3। तो जब 3 का डिवाइड होगा 3 में 3 का भाग है 3 में कितना आएगा दोस्तों 4x से कम 4x प्लस ये आएगा 2y। अब 1 का भाग 3 में 3 आएगा 3 दूनी 6 तो ये आएगा 6y बराबर में 8। 1 के बटे में 8 मान कैसे गुणा करेंगे, 1 को गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा 4x प्लस के 6y बराबर में 3 का गुणा होगा 8 में 3 8 है 24। ये 24 प्लस का ऐसे डायरेक्ट किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का, यानी 4x प्लस के 6y माइनस के 24 बराबर में क्या हो जाएगा 0। जो कि हमारा समीकरण 1। इसको 12 इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस के 3y और माइनस के 12 बराबर में 0। ये क्या मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। अब इनके अनुपात लिखेंगे हम। तो a1 का अनुपात कितना दे रहा है 4 और b1 का अनुपात कितना दे रहा है 6 और c1 का अनुपात कितना दे रहा है दोस्तों माइनस का 24। अब a2 का कितना दे रहा है गुणांक 2, b2 का गुणांक कितना दे रहा है दोस्तों 3, दोस्तों c2 का गुणांक कितना दे रहा है माइनस का 12। अब इनके गुणांकों के अनुपात को हम लिखेंगे अनुपात के रूप में। तो 4/2 बराबर 6/3 बराबर 24 बटा माइनस का 24 बटा माइनस का 12। हम काट के देख सकते हैं 2 दूना 4 3 दूना 6, ये नीचे था कितना 12 दोस्तों कितना था 12, माइनस से माइनस 12 एकम 12 12 दूनी 24, ये कितना आ रहा 2 बराबर 2। यानी तीनों वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, तीनों मान आपस में बराबर है। तो तीनों मान बराबर होते हैं तो क्या होती है दोस्तों संपाती रेखा। कैसी होती है रेखा संपाती होती है। तो मैंने बताया था रेखा संपाती तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अतः युग्म, जो रेखीय समीकरण का युग्म होगा अतः युग्म संगत होगा। क्या होगा अतः युग्म संगत होगा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब इसका अगला सवाल क्या दे रहे हैं दोस्तों इसका अगला सवाल है हमारा, इसका चौथा प्रश्न क्या दे रहे हैं। इसके चौथे प्रश्न में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि कोई समीकरण हमारे पास जो समीकरण दे रहे हैं, इन समीकरण में यदि कोई समीकरण संगत है तो हमें क्या करना है दोस्तों ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी हमें ग्राफीय विधि से x और y के मान निकालने होंगे, जैसा हमने प्रश्न संख्या पहली में किए थे वैसे ही ग्राफीय विधि हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आइए इसे हल करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, समीकरण दे रहे हैं हमारे पास x प्लस के y बराबर में 5 दे रहे हैं और 2x प्लस के 2y बराबर में 10 दे रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो हमें ग्राफीय विधि लगानी है और यदि संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि नहीं लगानी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्राफीय विधि में, ग्राफीय विधि तब लगानी है हमें जब कैसा हो समीकरण है वो संगत हो। और संगत मैंने आपको बता दिया है संगत कब होता है, जब रेखा हमारी प्रतिच्छेद हो और संपाती हो। जब रेखा हमारी प्रतिच्छेद संपाती होगी तो हमारा क्या होगा रेखा युग्म संगत होगा। और जब हमारी रेखा कैसी होगी समांतर होगी, जब रेखा हमारी समांतर होगी कैसी होगी तो हमारा युग्म कैसा होगा, तो युग्म हमारा असंगत होगा। कैसा होगा असंगत। तो हम इसे चेक करते हैं तो सही रूप में लिख लेंगे x प्लस के y, ये प्लस के 5 है साइड आएगा माइनस के 5 बराबर 0, इसे मान लेंगे समीकरण है। ये दूसरा क्या दे रहे हैं, दूसरे दे रहे हैं 2x प्लस के 2y और ये प्लस का 10 है माइनस की साइड आएगा माइनस 10 बराबर 0, से मान लेंगे समीकरण 2। अब इनके अनुपात लिखते हैं। तो a1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है गुणांक तो इसका क्या मान लेंगे 1, और यहाँ y का भी क्या मान लेंगे दोस्तों 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 1। तो इसका a1 का गुणांक कितना है, a1 गुणांक a है और b1 का गुणांक कितना है 1 है और c1 गुणांक कितना है दोस्तों माइनस का 5, कितना है माइनस के 5। और इसका a2 का गुणांक कितना दे रहा है 2 और b2 का गुणांक कितना दे रहा है 2 और c2 का गुणांक कितना दे रहा है दोस्तों माइनस का 10, कितना दे रहा है माइनस का 10। अब इनके अनुपातों को लिखते हैं हम। तो a1 बटे a2, a1 का अनुपात 1 है और a2 का अनुपात 2 है बराबर b1 का अनुपात कितना है 1 है, b2 का अनुपात कितना है दोस्तों 2 बराबर c1 का अनुपात कितना है दोस्तों माइनस का 5, c2 का अनुपात कितना है दोस्तों माइनस का 10। हम देख सकते हैं ये तो सरल है, इसको सर माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो हम देख सकते हैं तो हमारा अनुपात कितना आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों अनुपात कैसे हैं दोस्तों, तीनों अनुपात आपस में बराबर है। तो रेखा कैसी होगी, रेखा हमारी संपाती होगी। कैसी होगी दोस्तों संपाती रेखा होगी। कैसी होगी संपाती रेखा होगी। और युग्म कैसा होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः युग्म संगत होगा। क्या होगा अतः युग्म संगत होगा। कैसा होगा दोस्तों अतः युग्म संगत होगा। अब युग्म संगत तो क्या करेंगे हम दोस्तों ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों ग्राफीय विधि, यहाँ क्या लगाएंगे ग्राफीय विधि से, क्या लिखेंगे ग्राफीय विधि से
तो दोस्तों इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में हमें ग्राफी विधि लगानी है। क्या लगानी है? ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि के लिए क्या होगा, हमें ग्राफी पर जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और ग्राफी विधि पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इस पर निर्देशांक भी चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? निर्देशांक। तो इस पर जो निर्देशांक होते हैं तो क्या करते हैं हम दोस्तों, समीकरण जो हमें देते हैं उन्हीं समीकरणों से क्या करते हैं दोस्तों, हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? निर्देशांक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे समीकरण हमारे कौन कौन से समीकरण दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास समीकरण दे रहा था, पहला समीकरण क्या था हमारा, x प्लस के y बराबर में 5, ये हमारा समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस के 2y बराबर में 10, ये हमारा समीकरण 2 था। तो हम समीकरण 1 से पहले निर्देशांक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से निर्देशांक निकाल लेंगे। क्या करते हैं हम, एक बार x बराबर 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, पहले एक बार x बराबर 0 रखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में हमने पहले x बराबर 0 रखा। क्या करेंगे, x बराबर हमने 0 रखा। क्या रखा? x बराबर 0। समीकरण कौन से में, पहले में। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस के y बराबर में 5। तो x यहाँ पे हमें 0 रखना है, तो 0 प्लस के y बराबर में 5, यानी हमारा क्या जाएगा, y बराबर में 5। तो हमारे दोस्तों निर्देशांक क्या निकलेगा, निर्देशांक निकलेगा हमारा 0,5। जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी दोस्तों, 0, तो y का निर्देशांक कितना निकला हमारा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे इसी सवाल में अब हम y बराबर एक बार 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y बराबर 0। तो इसी समीकरण में x प्लस के y बराबर 5, तो x प्लस y की यहाँ पर हमने रखा 0। क्या रखा, 0 बराबर है 5। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x प्लस के 5। क्या आ गया, जो आएगा x को जब 0 जोड़ेंगे तो ये x आएगा और बराबर 5 का 5 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक कितने निकलेंगे, 5,0। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 5। तो ये समीकरण के ये निर्देशांक निकल गया। इस निर्देशांक को हमने मान लिया p, इसको मान लिया हमने q। ठीक है। अब समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से निर्देशांक निकालते हैं। समीकरण 2 से भी सेम हम वैसे ही करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैंने x बराबर 0 रखा समीकरण 2 में, x बराबर 0। समीकरण 2 क्या दे रहे हैं, 2x प्लस के 2y और बराबर में 10 दे रहे हैं। तो हमने x बराबर 0 रखा है, यानी 2 गुणा 0 प्लस के 2y बराबर में 10। तो 2 गुणा 0 है, जाएगा 0, 0 प्लस के 2y बराबर में 10। तो ये 10 को 2y को 0 जोड़ के जाएगा, 2y बराबर में 10। अब 2 से काटेंगे, 2 5 से 10, तो y बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5। तो इसके निर्देशांक कितने निकलेंगे, इसके निर्देशांक निकलेंगे हमारा 0,5। जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना मिला हमें, 5। कितना मिला दोस्तों, 5। अब क्या करते हैं हम रखते हैं y बराबर 0। अब हमने y बराबर 0 रखा समीकरण 2 में, तो 2x प्लस के 2y और बराबर में कितना चल रहा है हमारा 10। तो हमने y बराबर 0 रखा, तो 2x प्लस 2 गुना 0 बराबर में 10। यह आएगा 2x प्लस के 0 बराबर में 10। यह आएगा हमारा 2x बराबर में 10। 2 से काटेंगे, 2 5 6 10। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा, 5। कितना आ गया, 5। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,0। जब y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना मिला दोस्तों हमें, 5। कितना मिला, 5। इसको मान लिया, ये हो गया p q, इसको मान लिया हमने r, इसको मान लिया s। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या है दोस्तों, चारों निर्देशांक मिल गए। अब चारों निर्देशांक मिल गए तो हम क्या करते हैं, ग्राफ पर बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम स्केल ले ली। क्या ले ली दोस्तों, स्केल। अब इस स्केल की मदद से क्या करेंगे दोस्तों, इस पर निर्देशांक बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक इस पर x अक्ष पर y अक्ष पर एक लाइन खींच ली दोस्तों। क्या कर ली, हमने एक y अक्ष पर लाइन खींच ली। ठीक है दोस्तों। और ये क्या करते हैं दोस्तों, हम एक x अक्ष के लिए लाइन खींच लेते हैं, एक हम x अक्ष के लिए हमने लाइन खींच ली। ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये होता है हमारा x अक्ष प्लस की दिशा में। ठीक है दोस्तों। और ये होता है हमारा x डैश अक्ष। क्या होता है, x डैश अक्ष। ये होता है हमारा माइनस की दिशा में। यहाँ पर होता है हमारा y अक्ष जो कि धन की दिशा में होता है। तो ये होता है हमारा y डैश अक्ष। क्या होता है, y डैश अक्ष। ये होता है माइनस की दिशा में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास निर्देशांक दे रहे हैं, हमें निर्देशांक दिए हैं, हमें दिया है निर्देशांक p। क्या दे रहे हैं दोस्तों, p। अब p का निर्देशांक क्या दे रहे हैं हमें, 0,5। आप देख सकते हैं मोस्टली क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा निर्देशांक कितना है, 5 ही 5 है। तो क्या करते हैं हम दोस्तों, ये हमारे पास ये जो वर्ग दे रहे हैं, छोटे छोटे वर्ग, ग्राफ के छोटे छोटे वर्ग दे रहे हैं, इन वर्गों में हम मान लेते हैं। तो इस वर्ग को हमने मान लिया 1। क्या मान लिया, 1। इसको माना 1, इसको मैंने माना 2, इसको मैंने माना 3, इसको मैंने माना 4, इसको मैंने माना 5, इसको माना 6, इसको मैंने माना 7। 2 ज़्यादा ही मान लिया मैंने। आप y अक्ष पे मानते हैं, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2,
इसको मैंने मान लिया 3, इसको मैंने मान लिया 4, इसको मैंने मान लिया 5, इसको मान लिया 6, इसको मान लिया मैंने 7। अब दोस्तों मैं देखो x अक्ष की धन दिशा और y अक्ष की धन दिशा ही मैं ही मान रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी मान सकते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो वो कोई भी माइनस में निर्देशांक दे नहीं रहे, तो इसलिए हमने दोनों को धन दिशाएं माने। क्या करें दोस्तों, दोनों में हम वो धन दिशा माने। अब क्या करना है कि हमारे पास जो निर्देशांक दे रहे थे, हमें निर्देशांक दे रहे थे, तो जो पहला P वाला निर्देशांक था, P निर्देशांक क्या था हमारा 0,5। अब 0,5 दे रहे हैं तो 0 का मतलब क्या है x अक्ष, और जो कोटि होती है क्या चलती है y अक्ष पर, तो 0,5, तो हमें x अक्ष पे तो 0, यानी x अक्ष पर 0 क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा। अब y अक्ष पर कितना है 5 प्लस के 5, तो प्लस के 5 जाएंगे y अक्ष पर, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5, तो y अक्ष पर 5 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे अगला बिंदु क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 5,0, तो x अक्ष पर कितना चल रहा है, x अक्ष पर 5 चल रहा है और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर चल रहा है 5, क्या चल रहा है दोस्तों हमें 5, x अक्ष पर 5 जाएंगे 1 2 3 4 5, वो किसकी दिशा में, धन की दिशा में, प्लस में है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो हमने इन दोनों रेखाओं को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब अगला समीकरण के निर्देशांक क्या दे रहे हैं, इसके निर्देशांक दे रहे हैं दोस्तों में 0,5, क्या दे रहे हैं 0,5। तो ये क्या आएंगे दोस्तों, यार हमारा कितना यहाँ पे 0 और 5 क्या y अक्ष पे 5, तो y अक्ष पे 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आगे आ जाइए, इसमें कह रहे हैं 5,0, यानी x अक्ष पे 5 है और y अक्ष पे कितना है 0, ये भी कितना आ रहा है यहाँ पे, यानी दोनों रेखाएं क्या हैं दोस्तों हमारी, एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं दोस्तों, आपतित हैं। अब जब दोनों रेखाएं आपतित हैं तो कैसी हो जाएगी रेखा हमारी, संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, संपाती। दोस्तों जब हमारे पास क्या होता है दोस्तों, जब रेखा संपाती होती है, क्या होती है संपाती। मैंने आपको प्रारंभिक जो वीडियो थी, पिछली वीडियो, उसमें बताया था कि जब कोई रेखा, मैंने आपको बताया था जब कोई रेखा है उसी रेखा पर आपतित हो, यानी जब रेखा एक ही रेखा पर बहुत सारी रेखाएं स्थित होती हैं तो कैसी होती है, संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती रेखा होती है। कैसी होती है, संपाती रेखा। तो क्या होता है कि जब ये रेखा इसी रेखा पर आए तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हल बिंदु होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे हल बिंदु होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत सारे। तो ऐसा इस सवाल में हो रहा है कि हमारी एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं आपतित हैं। अब दोनों रेखाएं आपतित हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। तो इसके जब हम हल लिखेंगे तो आप इसमें आंसर लिख देना। आप इसके आंसर में लिखना, यहाँ पर आप इसके उत्तर में लिख देंगे, आप इसके उत्तर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमारे उत्तरमाला में भी आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आपतित होती है तो वह क्या रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। यानी दोनों रेखाएं, जैसे मैं आपको समझाऊं तो जैसे मेरे पास दो पेन है, अब दोनों पेनों को मैंने आपस में यहाँ पे चिपका दिया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों देखो एक दूसरे स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्पर्श कर रहे हैं, यानी बहुत सारे बिंदुओं पे स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके हल बिंदु जो होंगे बहुत सारे होंगे। कैसे होंगे, बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, अब मैं लगाता हूँ अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या दे रहे हैं, अगले सवाल में कहा गया है x माइनस के y बराबर में 8 और 3x माइनस के 3y बराबर में 16। इसे सही रूप में लिख लेंगे, x माइनस के y, इससे ले आएंगे माइनस का 8 बराबर 0, इसे मान लेंगे समीकरण 1, और ये आएगा 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर में 0, इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब इसके गुणांक यानी x1 a1 को यहाँ क्या नहीं दे रहे, देनी है तो क्या मान देने के गुणांक एक मान लेते। क्या मान लेते, a1 गुणांक a दे रहे हैं, b1 गुणांक माइनस का 1 दे रहे हैं, c1 गुणांक माइनस के 8 दे रहे हैं, और यहाँ पर a2 गुणांक 3 दे रहे हैं, और b2 गुणांक माइनस का 3 दे रहे हैं, और c2 गुणांक कितना दे रहे हैं, माइनस का 16। ठीक है दोस्तों, अब इनके गुणांक को हम लिख लेते हैं। तो a1 का गुणांक a दे रहे हैं, a2 गुणांक 3 दे रहे हैं, बराबर b1 गुणांक माइनस का 1 और b2 गुणांक माइनस का 3 और बराबर c1 गुणांक 8 और c2 गुणांक माइनस के 16। देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी इसके गुणांक कितना आ रहा है, ये गुणांक आ रहा है हमारा 1/3 बराबर में 1/3 और बराबर
1/2। तो हम देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू किसके दोस्तों, c1/c2 के। तो जब दोस्तों हमारे पास a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के, तो रेखा कैसी होती है दोस्तों, रेखा समांतर होती है। कैसी होती है दोस्तों, समांतर रेखा। कैसी होगी, रेखा समांतर होगी। और जब रेखा समांतर होती है तो हम क्या पर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं अतः युग्म। अतः युग्म असंगत होगा। कैसा होगा, अतः युग्म असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब इसमें हम ग्राफी विधि क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें कहा गया था कि यदि युग्म संगत है तो हमें ग्राफी विधि लगानी है, अन्यथा नहीं लगानी। तो ये युग्म कैसा है, असंगत है, तो इसमें हमें ग्राफी विधि नहीं लगानी। इतना ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 2x प्लस के y और माइनस के 6 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या दे रहे हैं, 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये सही रूप में लिखा है। तो अब क्या करना है, हमें सीधे गुणांक लिख लेंगे। a1 का गुणांक क्या दे रहे हैं, 2, और b1 का गुणांक क्या दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, y का दे नहीं है तो 1 मान लेंगे 1, और c1 का गुणांक माइनस का 6। इसका a2 का गुणांक कितना दे रहे हैं, 4, b2 का गुणांक दे रहे हैं माइनस का 2, और c2 का गुणांक कितना दे रहा है, माइनस का 4। अब इनके अनुपातों गुणांकों को हम लिख लेंगे अनुपात के रूप में। तो a2 का अनुपात क्या दे रहा है, 2, a1 का अनुपात 2 और a2 का अनुपात कितना है, 4 बराबर b1 का अनुपात 1, b2 का माइनस का 2 बराबर c1 का अनुपात कितना दे रहा है, माइनस का 6, और c2 का अनुपात कितना दे रहा है, माइनस का। तो हमने दोनों समीकरणों के गुणांकों को लिख लिया है। अब गुणांकों को हल करके देखते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और स्क्वायर करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये कितना, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इनके हम गुणांकों को जब देखते हैं तो इनके गुणांक क्या कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारा 1/2 बराबर, ये बच रहा है हमारा 1 माइनस का 2 और बराबर में 3/2। तो हम देख सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2। ये है प्लस का 1/2 और ये है माइनस का 1/2। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू। और जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो कैसी होती है रेखा, रेखा होती है हमारी प्रतिच्छेद। कैसी होती है, रेखा हमारी होती है प्रतिच्छेद। जब रेखा प्रतिच्छेद होती है तो हम क्या पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः युग्म संगत है। क्या लिखेंगे, अतः युग्म संगत है। और युग्म संगत तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लगाएंगे ग्राफीय विधि। क्या लगाएंगे दोस्तों, हम लगाएंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के लिए हमें ग्राफीय पेपर की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, वो तो हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम समीकरणों की मदद से क्या करेंगे दोस्तों, निर्देशांक निकालेंगे। क्या करेंगे, निर्देशांक। तो पहला समीकरण क्या लिखेंगे, पहला समीकरण दे रहा है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है, दूसरा समीकरण दे रहे हैं 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, हमने बताया था एक बार x बराबर 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखते हैं। क्या करते हैं, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 हम रखते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x बराबर ने 0 रखा, x बराबर क्या रखा हमने 0 समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या दे रहा है, 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0। ठीक है, अब हमने x बराबर 0 रखा तो क्या होगा, 2 गुना 0 प्लस के y और माइनस के 6 बराबर में 0। अब ये 2 गुणा 0 क्या है, 0 आ जाएगा, प्लस के y। अब ये माइनस का 6 उससे जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यानी जब y को 0 करें y बराबर 6 आएगा। कितना आएगा दोस्तों हमारा, y बराबर 6। अब तो ये निर्देशांक क्या निकलेगा, निर्देशांक निकलेगा 0,6। यानी x बराबर में 0 रखा तो y का मान कितना आया हमें, 6। इसी समीकरण में क्या करेंगे हम, अब y बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y बराबर, समीकरण हमारा 2x प्लस के y बराबर माइनस का 6 बराबर में 0। अब इसमें ना y बराबर 0 रखा तो ये आएगा 2x प्लस y की वैल्यू 0, ये माइनस का 6 उससे जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का। ये आएगा 2x बराबर में 6, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना निकला हमारा 3। इसने के निर्देशांक कितने लिए, 3,0, क्योंकि y का मान हमने 0 रखा। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकला दोस्तों हमारे पास 3। इसको मान लेंगे हम d, इसको मान लेंगे हम q निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसमें हम एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे समीकरण दूसरे में। तो हमने रखा x बराबर 0। क्या रखा x बराबर 0, समीकरण 2 क्या दे रहा है, 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0।
तो हमने क्या किया, इसमें एक्स बराबर 0 रखा, 4 गुना 0 माइनस का 2y, ये माइनस का 4 असर पहुँचेगा प्लस का 4, ये हो जाएगा 0 माइनस के 2y बराबर में 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको ये आएगा हमारे पास माइनस के 2y बराबर में 4, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे 2 से हम काट देंगे, 2 दूना 4, ये आएगा y बराबर माइनस का 2, क्या आएगा y बराबर माइनस का 2। इसके निर्देशांक निकलेंगे 0, माइनस का 2, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला हमें, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, हम y बराबर 0 रखेंगे समीकरण में, क्या करेंगे y बराबर 0, तो 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0, तो 4x का 4x रहेगा माइनस 2 गुना y का मान कितना रख रहे हैं हम 0, तो 0, ये माइनस का 4 उसे पहुँचेगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 4x माइनस का 0 बराबर हम 4, ये घटाएंगे तो कितना 4x का 4x आएगा, ये 4 आएगा। अब 4 से 4 काट देंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1 आएगा। तो इसके निर्देशांक निकलेंगे 1,0, क्या निकलेंगे 1,0, इसको पी क्यू माना था, इसको मान लेंगे हम आर एस, क्या मान लेंगे आर एस। अब हमारे पास चारों निर्देशांक मिल गए हैं, अब हम इन्हें ग्राफ या पेपर पर क्या करेंगे, अंकित करेंगे। मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है, अब ग्राफ पेपर पे ले लिया है, इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा निर्देशांक कितना दे रहा है, सबसे ज़्यादा गया 6 तक, कहाँ तक गया है 6 तक। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें एक वाई एक्स पे क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और एक एक्स एक्स पर लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक एक्स एक्स के लिए लाइन खींच देते हैं हम, एक खींच देते हैं हम एक्स एक्स के लिए, ठीक है दोस्तों। ये आप जानते हैं, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, क्या होता है एक्स अक्ष, ये होता है हमारा एक्स डैश अक्ष, क्या होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है प्लस की दिशा में, ये होता है माइनस की दिशा में। यहाँ पर होता है वाई अक्ष, क्या होता है वाई अक्ष, ये होता है धन की दिशा में। यहाँ पर होता है वाई डैश अक्ष, क्या होता है वाई डैश अक्ष, ये होता है हमारा ऋण की दिशा में यानी माइनस की दिशा में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, पहला बिंदु क्या दे रहा है, पहला बिंदु सबसे ज़्यादा कहाँ 6 तक है, इसको हम 6 तक मान लेते हैं। हम किसको मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया 1, क्या मान लिया 1, इसको माना 2, इसको माना 3, इसको माना 4, इसको माना हमने 5 और इसको क्या माना हमने 6, इसको मान लिया हमने 7, एक ज़्यादा मान ले। यहाँ पर मान लेते हम 1, यहाँ पर मान लिया 2, यहाँ पर मान लिया 3, यहाँ पर मान लिया 4, इसको मान लिया हमने 5, इसको मान लिया हमने 6, ठीक है दोस्तों। इसमें तो देखो दोस्तों माइनस की दिशा में भी है, अब माइनस की दिशा में है तो क्या करेंगे हम, इस साइड मान लेंगे माइनस का 1, इस साइड मान लेंगे माइनस का 2, इस साइड मान लेंगे माइनस का 3, इस साइड मान लेंगे माइनस का 4। सेम इसी प्रकार यहाँ मानेंगे माइनस का 1, यहाँ पर मानेंगे हम माइनस का 2, यहाँ पर मानेंगे हम माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके यहाँ पर मान लेंगे हम माइनस का 4, क्या मान लेंगे माइनस का 4। अब हम इनके जो निर्देशांक दे रहे हैं, हम निर्देशांकों को देखेंगे कौन कौन सा। पहला निर्देशांक दे रहे हैं हमें पी दे रहे हैं 0,6 यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर क्या 6, तो वाई अक्ष पर 6, एक्स पर 0 दे यहाँ पर रहेगा, वाई अक्ष पर 6 तो यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आया निर्देशांक का बिंदु, कहाँ पर आया, यहाँ पे आया। क्यू का निर्देशांक क्या दे रहे हैं एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 0, तो एक्स अक्ष पर 3 देखेंगे तो 3 जाना, 1 2 3 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो अब इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों बिंदु को मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को अब हम आपस में मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है दोस्तों। इस आप चाहे इस रेखा का नाम लिख सकते हैं। इस रेखा क्या थी, ये रेखा थी हमारी 2x प्लस के वाई और माइनस के 6 बराबर 0, ये रेखा का नाम था। अब दूसरे बिंदु देखते हैं आर क्या दे रहा है 0, माइनस के 2 यानी एक्स अक्ष पर 0 माइनस वाई अक्ष पर क्या है माइनस का 2, तो वाई अक्ष पर 0 वाई अक्ष पर माइनस का 2 कहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर। कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। अब एस का निर्देशांक क्या दे रहा है, एस का निर्देशांक दे रहा है 1,0, एक्स अक्ष पर चलना 1 और वाई अक्ष पर 0, एक्स अक्ष पर 1 प्लस का कहाँ है दोस्तों, ये है, कहाँ है ये। अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों को भी हम आपस में मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। कर दिया, इन दोनों को मिला दिया और इसकी रेखा का नाम लिख दिया। इसकी रेखा क्या नाम था, 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर में 0, ठीक है दोस्तों। अब एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस बिंदु को क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा हल बिंदु है। हल बिंदु है तो देखो आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पर कितना है, एक्स अक्ष से 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, कॉमा वाई अक्ष पर भी कितना आ रहा है दोस्तों 2, कितना आ रहा है 2। तो इसके कितने हल निकलेंगे, 2 ही हल निकलेंगे यानी x बराबर 2 आ गया और कितना आ गया दोस्तों y बराबर 2। ये क्या है हमारा हल बिंदु, क्या है दोस्तों, यही हमारा हल बिंदु है। बस इतना ही हमें करना था। इसके बाद इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर x का मान भी हमारा 2 निकलेगा दोस्तों और y का मान भी कितना निकलेगा हमारा 2।
बस इतना ही सवाल करना था हमें। इसके बाद करते हैं हम अब अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, यदि सवाल में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको गारंटी से समझ में आ जाएगा। और यदि आप चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारा x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, और y का मान कितना आएगा दोस्तों, हमारा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं आंसर। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं अगला सवाल। अब आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समीकरण दे रहे हैं हमें, समीकरण कितना दे रहा है, समीकरण दे रहा है हमें 2x माइनस के 2y और माइनस के 2 बराबर में 0, और ये क्या दे रहा है 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं, इसके गुणांक और इसके गुणांकों के अनुपात को लिख लेते हैं। तो a1 का अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 2, कितना आएगा दोस्तों 2, और a2 का अनुपात कितना आएगा 4 बराबर b1 का अनुपात कितना है दोस्तों, माइनस का 2, और b2 का अनुपात कितना है दोस्तों, माइनस का 4 बराबर c1 का अनुपात माइनस का 2, c2 का अनुपात कितना है दोस्तों, माइनस का 5, कितना है माइनस का 5। हम देख सकते हैं कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। इसके निशान क्या आएंगे, इसके निशान अनुपात आएगा 1/2 बराबर में 1/2 बराबर 2/5। हम देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू किसके हैं दोस्तों, c1/c2 के। जब c1 डज नॉट c2 के तो क्या होगा, रेखा समांतर होगी, क्या होगी दोस्तों, रेखा समांतर रेखा होगी। कैसी होगी, समांतर रेखा होगी। अब ये संगत होगा असंगत होगा, तो यह असंगत होगा, तो यहाँ लेकिन अतः युग्म असंगत होगा, क्या होगा, अतः युग्म असंगत होगा। कैसा होगा दोस्तों, अतः युग्म असंगत होगा। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे, और इस प्रश्नावली के जो सवाल रह गए हैं, इस प्रश्नावली के सवाल हमने कहाँ तक पढ़ लिए हैं, इस प्रश्नावली के सवाल हमने चौथे प्रश्न तक हल कर लिए हैं। अब बाकी का जो सवाल रह गया है, सवाल नंबर 5, 6 और 7, इन तीनों प्रश्नों को हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई समझ में दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।